बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। पिछले लेक्चर जो हमने क्लास के अंदर आखिरी लेक्चर हुआ था, मैंने उसमें आपको एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट्स की जो प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है वो इंट्रोड्यूस कराई थी, उसकी हेडिंग्स बताई थी। उन्हीं हेडिंग्स को फॉलो करते हुए आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं एसी थ्रू प्योर इंडक्टर। लेकिन आपको याद होगा मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जो चीज़ यहाँ आपकी दी होनी है, जो चीज़ का आपसे पूछा जा रहा होगा, सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन कराना होगा। तो ये इंडक्टेंस या इंडक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने हेडिंग 1 दी है। इंडक्टर बेसिकली है कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट विच रेजिस्ट चेंजेस इन इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट के अंदर चेंजेस को अपोज़ करता है या रेजिस्ट करता है, चेंज को अपोज़ करता है। एक बात यहाँ पे क्लियरली बताता चलूँ कि चूँकि हमारा अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, तो ये उसको अपोज़ कर रहा होता है, कंटिन्यूसली उसको अपोज़ करता है। अगर डायरेक्ट करंट इससे पास किया जाए तो शायद ये उसको उस लेवल का अपोज़ नहीं करता है। डायरेक्ट करंट जब पास होता है स्टार्ट के टाइम पे चेंज होता है, जब या आप रियो स्टेट से अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो रहा होता है, इसलिए डीसी इसके थ्रू इजीली पास हो जाता है। लेकिन एसी का इशू ये होता है, अल्टरनेटिंग करंट का इशू ये होता है कि वो इससे पास होना उसके लिए मुश्किल होता है। यानी हमारा एसी थ्रू प्योर इंडक्टर्स या इंडक्टेंस में हमने सबसे पहले बता दिया कि इंडक्टर क्या होता है। एज अ एमसीक्यू आपने नोट कर लेना है कि इंडक्टर से करंट डीसी विदाउट रेजिस्टेंस पास होता है, कांस्टेंट डीसी, और एसी जो है वो बहुत मुश्किल से पास होता है या अपोज उसको बहुत ज़्यादा ये करता है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको वहाँ पे बताया था, अब भी बता रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आपने हेडिंग देनी है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए एक्सपी लिखा है मैंने, इसको किसी और लैंग्वेज में ना समझा जाए। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो आपकी सबसे पहले इसमें एक एसी सोर्स है, एक इंडक्टर एल है और एक इनको जोड़ दिया है आपने सीरीज़ तरीके से। फिर मैंने कहा था सर्किट डायग्राम बनानी है, तो सर्किट डायग्राम ये आपको नज़र आ रहा है, ये एसी सोर्स है और ये प्योर इंडक्टर एल है, ये आपको सीरीज़ में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे आपको तो बुक से देखिएगा बेटा, जिसके अंदर जो पहला फिगर बना है, अलबत्ता इंडक्टर के लिए उसने यहाँ यूं किया हुआ है, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ स्पाइरल कर दें इसको। बेसिकली एक सोलेनॉइड ही इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि सर्किट डायग्राम कैसे बनानी है। ये जितने भी आपने सर्किट्स पढ़ने हैं उसमें एसी सोर्स और वो जो रेस्पेक्टेड या जो आपका डिज़ायर्ड जिसके थ्रू एसी आपने पास करनी है वो हमेशा एसी सोर्स के साथ सीरीज़ में जोड़ा जाता है। रही बात दूसरी चीज़ की कि वर्किंग की, तो वर्किंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपने बताना है अपनी तरफ से कि व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज किया जाएगा, या करंट इज़ पास, जब करंट पास किया जाएगा तो क्या होगा, करंट चेंज होगा, अल्टरनेटिंग करंट चेंजिंग करंट होगा। जब चेंजिंग करंट होगा तो हमारे पास एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने पिछले इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर, अगर आप चाहें तो आप भी उसको पढ़ सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब भी किसी इंडक्टर से करंट पैदा होता है, पास किया जाता है, चेंजिंग करंट पास किया जाता है, तो उसके अंदर से ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ के बराबर हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट ये लेंगे कि हेयर आपने ये बताना है कि व्हेन करंट इज पास थ्रू द इंडक्टर, चेंजिंग करंट विल पास थ्रू द इंडक्टर, देन इट विल इंड्यूस्ड a back EMF and applied EMF must be equal to back EMF, यानी जितनी आपने अप्लाई की होगी ऑलमोस्ट उसके बराबर ये पैदा कर रहा होगा। अब दूसरी मैंने कहा था कि उसमें हमने इक्वेशन की हेडिंग देनी है। इक्वेशन की हेडिंग कुछ यूँ है बेटा इसमें कि हमारे पास इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट के लिए I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा होता है, यानी वही अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन हम ऑलरेडी जनरेटर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप आई नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं,
एज़ यू विश, आपके ऊपर है, क्योंकि साइन थीटा और ओमेगा साइन ओमेगा टी एक ही चीज़ है। ये इससे ये क्लियर हुआ कि हमारी जो करंट है वो साइन वेव फॉर्म है, लेकिन जो वोल्टेज है उसके अंदर है E इज़ इक्वल टू EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का ये फार्मूला है। सेल्फ इंडक्शन के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। E इज़ इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। आइए इसमें पुट करते हैं I की ये वैल्यू। जब I की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनता है E इज़ इक्वल टू L डेल्टा बाई डेल्टा टी। मैंने कांस्टेंट को साथ फ़िलहाल वो L तो बाहर रखा, आई नाट साइन थीटा, आई नाट और L को बाहर निकाल दिया, और हुआ कुछ यूँ कि मैंने यहाँ अप्लाई किया डी बाई डी टी या डेल्टा बाई डेल्टा टी साइन ओमेगा टी पे। साइन थीटा पे अप्लाई नहीं कर रहा मैंने कहा कि आपके लिए थोड़ा सा आसानी की जाए, हम इसको साइन ओमेगा टी पे अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी जो होता है वो ओमेगा कास टी होता है, याद रखें। एंगल का डेरिवेटिव बाहर आ जाता है। बहरहाल वो एक डिस्कशन बाद में, अगर आप चाहें ग्रुप डिस्कशन में सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपसे शेयर कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा ओमेगा आई नाट एल काज ओमेगा टी। तो यहाँ से एक चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी कि ये अगर आपको देखें ई की जो फाइनल इक्वेशन आई है आई नाट एल ओमेगा काज ओमेगा टी या कास थीटा, बेटा इससे ये क्लियर हुआ कि जो EMF की इक्वेशन है ना इंडक्टर के लिए वो काज वेव फॉर्म बन रही है, जबकि जो करंट की वेव फॉर्म बन रही है वो साइन वेव फॉर्म बन रही है। सो नेक्स्ट वी हैव टू ड्रा द वेव फॉर्म। वेव फॉर्म और वेक्टर फॉर्म को मैंने एक ही हेडिंग बनाई है, बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से आपने हेडिंग अलग देनी है, वेव फॉर्म की हेडिंग देंगे। अब देखिए साइन, ये जो नज़र आ रहा है आपको ब्लैक वाला, ये आपकी साइन वेव फॉर्म है, ये आ रही है साइन वेव फॉर्म करंट के लिए, और ये जो रेड आपको नज़र आ रही है ये वेव फॉर्म है वोल्टेज के लिए। अब यहाँ से एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि अगर हम इन दो पॉइंट्स को मेजर करें तो जो करंट की वेव फॉर्म है इसका यहाँ फेज़ 0 है, और वोल्टेज की वेव फॉर्म का फेज़ यहाँ पे 90 है। ये 0 होगा तो ये पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो V है ये लीड कर रहा है किसको, I को, कितने पे, बाई पाई बाई 2 पे। अब जब V लीड कर रहा है I को तो हम इसको कुछ यूँ ड्रा करेंगे कि V को हम एक्स एक्सेस पे, ये आपके दोनों चॉइसेस हैं, वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी शेप हो सकती है, लेकिन मैंने बुक के हिसाब से ड्रा की है। तो ये आपकी V है और ये I है, इसी को 90 पे रोटेशन देकर ये शेप बनाई गई है। तो इंडक्टर के केस में यहाँ पर आपकी जो MCQ के हवाले से भी याद रखना है, इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री और पाई बाई 2। वेक्टर फॉर्म ये है क्लियरली, और ये आपके सामने वेव फॉर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जो आती है वो है रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको कहा जाता है। रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ डेफिनेशन आपने वही लिखनी है, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ़्लो को जितनी अपोजिशन इसने ऑफ़र की होती है वो इसकी रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस कहलाती है। दूसरा, इसको होना किस चीज़ की, ओहम लॉ के मुताबिक XL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई I मैक्सिमम या VRMS डिवाइडेड बाई IRMS, जो आप चाहें, जिसकी ये मैक्सिमम और मैक्सिमम है, या ये RMS दोनों की शक्ल में हो सकता है। डोंट माइंड, डजेंट मैटर कि आपके पास इसमें क्या कंडीशन है। और इसकी एक और इक्वेशन भी है जो कि 2πfL के इक्वल है। ये इक्वेशन आपके पास, ये जो है ना x इज इक्वल 2πfL, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं एक चीज़ आपको नेक्स्ट डिस्कस करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिर इसमें आपने बताना है कि रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं। रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो वहाँ से आप इस इक्वेशन से कभी नहीं बता सकते हैं, बल्कि आपको यहाँ से बताना होगा कि इसमें 2πf और L है, यानी ये किन पे डिपेंड कर, 2π तो कांस्टेंट है, F और L पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, F और L पे। यानी F और L जो है वो आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी वो किस तरह से आएगी वो हम इसको डिस्कस कर देते हैं। रही बात इसको 1 मिनट, इसकी लास्ट थिंग, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ी सी
माज़रत के साथ यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। पावर लॉस की बात जब की जाती है तो हमारे पास पावर लॉस का एक कंसेप्ट, बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, इसको समझिएगा। ये कंसेप्ट आपका जो है काफ़ी सारा फ़ायदा देने वाला है। MCAT का इस साल का जो पेपर था, काफ़ी सारे MCQs इस चैप्टर से शामिल थे। उसमें ये मेरे पास वेव फॉर्म है वोल्टेज के लिए, वो जो पीछे दी है, और ये वोल्टेज के बजाय करंट के लिए वेव फॉर्म है। बेटा अब होता ये है, क्वार्टर्स इसके काउंट किए जाते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्वार्टर और ये क्वार्टर, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो इससे P = VI जो आएगा। अब ये V भी I भी पॉजिटिव है, V भी पॉजिटिव है, तो इस वजह से इसकी जो यहाँ पे V और I की जो वेव फॉर्म आएगी, यानी जो आपके पास पावर आएगी वो पॉजिटिव पावर आएगी। फिर अगला स्टेप यहाँ से नीचे आएंगे, पॉजिटिव पावर का मतलब है पावर यहाँ पे लॉस हुई है। फिर दूसरा इसमें आप यहाँ पे जब यहाँ लाएंगे, इसका पॉजिटिव आ गया वोल्टेज करंट वाले का ये, और ये पार्ट क्वार्टर जो है इसका नेगेटिव आ गया, तो इसके अंदर ये पावर, इसमें पावर जो है -V आएगी, और इस तरह पावर जो है यहाँ पर थोड़ी सी गेन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडक्टर, बेसिकली इंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू इंड्यूस्ड EMF। तो जितनी EMF ये एक हाफ में लेगा, एक क्वार्टर में या हाफ में, पूरा हाफ ले ले, जितनी ये EMF ज़ाय करेगा उतनी EMF ये दोबारा आपको वापस भी दे रहा होता है। इसलिए इसमें पावर लॉसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ज़ीरो पावर लॉस होता है इन केस ऑफ इंडक्टर के केस में हमारे पावर लॉसेस जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। अब एक ओवरव्यू देना चाहूँगा पावर लॉस को, थोड़ा सा एक बार दोबारा किसी और सेट में इसके साथ डिस्कस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के ग्रुप में डाल दूँ, ग्रुप से आप चेक कर लेंगे। वो मैं शायद शीट्स पे बना के, या इस तरह से थोड़ी सी हैंडलिंग मुश्किल हो रही है लाइट के इश्यूज़ की वजह से, तो माज़रत के साथ दोबारा देख लें। इंडक्टर के बारे में लिखा, इंडक्टर बेसिकली है जो कि ए सर्किट है जो कि रेजिस्ट चेंजेस इन करंट में चेंजेस को रेजिस्ट करता है। दूसरा कंपोनेंट ऑफ सर्किट है। फिर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, AC और इंडक्टर, इनको सीरीज़ में जोड़ना है, और फिर वो जो आपको सर्किट बना के दिखा दिया, फिर वो I की I0 sin थीटा, E की L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, डेल्टा I ओवर डेल्टा T डेरिवेटिव ऑफ काज साइन जो है काज की शक्ल में, जो आपको बुक में काज वेव फॉर्म दीजिए, आपने बिल घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने उसको देख लेना है, और वो आपकी वेव फॉर्म जो है काज वेव फॉर्म इसके डेरिवेटिव की वजह से आई होगी। नेक्स्ट इसमें वेव फॉर्म, अब इसमें क्लियर बात है, ऊपर जब आप इक्वेशन देखेंगे तो वोल्टेज जो इक्वेशन होगी वो आपकी काज वेव फॉर्म होगी, करंट की जो होगी वो साइन वेव फॉर्म होगी। तो इसलिए इसकी जो वेक्टर वेव फॉर्म बनेगी वो करंट की बजाय ये वोल्टेज वाली जो रेड आपको शो की है ये हमेशा इस शक्ल में आएगी, काज वाली और दूसरी साइन वाली, और फिर इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म मैंने यहाँ से मिटा दी है, अलबत्ता वोल्टेज को यूँ ड्रा करेंगे और करंट को यूँ। इसका मतलब भी यही है कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को 90 डिग्री पे। उसके बाद रेजिस्टेंस की बारी है। रेजिस्टेंस इसकी एक्सिस L = 2πfL होता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एक पॉइंट ज़रूर नोट करना है कि F जितना बड़ा होता है XL उसी तरह से बड़ा होता जाता है, यानी आपका जो इंडक्टर होता है ये उतना ज़्यादा अपोजिशन करता है करंट को जितनी आपकी रेजिस्टेंस, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, इस वजह से ये बढ़ता जाता है। एक कंपैरिजन भी शो करूँगा मैं कैपेसिटर और इंडक्टर के बाद लिए, छोटा सा, वो बाद में करेंगे, तो उसमें भी इसको आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछिए। पावर लॉसेस जो है इन शॉर्ट समराइज्ड कॉन्टेक्स्ट में ये बताना चाहूँगा कि इंडक्टर की ये खूबी है कि जितनी पावर ये लॉस करता है हाफ साइकिल में, क्वार्टर साइकिल में, जितना भी आप क्वार्टर्स बना के करें, फर्स्ट क्वार्टर में जितनी लॉस करता है सेकंड क्वार्टर में ये वापस करता है, थर्ड में ये जितना लॉस करता है फोर्थ क्वार्टर में ये हमें उतनी वापस करता है। बेटा ये हमारे पास कुछ डिस्कशन थी जो कि इंडक्टर के बारे में की गई थी। अगर आपको इसके बावजूद भी इश्यूज़ आ रहे हैं
आप कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे पूछिए, सवाल कीजिए, और जो भी चीज़ होगी वो हम आपको यहाँ पर क्लियरली बताएंगे। अलबत्ता ग्रुप में अपनी शेयरिंग रखिए, ग्रुप के अंदर अपना प्रॉपर जो वॉच है वो ज़रूर रखिए। ग्रुप में डिस्कशंस बेस्ट रहेंगी। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं आती है तो यहाँ पे पूछने की बजाय आप वहाँ पे इसके बारे में पूछिए, वीडियो ज़रूर देखिए और उसके बाद डिस्कशन में आइए। ग्रुप डिस्कशन बेस्ट होगी और बाकी चीज़ें हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।